उसको हमको पढ़ावे नहीं। चलिए जी, आगे लाइट उठा गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें जो विषय सूची के अंतर्गत पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का, पहला क्या पढ़ना है हमें? यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना है हमें? तीसरा पढ़ना है हिस्ट्री। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां शहरीकरण एवं शहरी जीवन, और आठवां अगला नेक्स्ट संस्कृति और इतने टॉपिक को हमें इतिहास में कवर कर दिया, ठीक है ना। हिस्ट्री के हमें मेन टॉपिक यही है। हमने चालू कर दिया है पहला एक्सरसाइज, जिसका नाम है क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद। आइए हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद की जो हमको पढ़ना है उसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, ये देखिए हमारा यूरोप क्या है? यूरोप क्या है? महादेश। यूरोप के कुछ देश हैं जिनके यहाँ पर झंडे के दिए गए हैं। ये आपको कहा दिया है? पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम, है ना, जर्मनी, फिनलैंड, पोलैंड, है ना, इथियोपिया, ऑस्ट्रेलिया जो भी है ना, लिथुआनिया है, सॉरी इथियोपिया नहीं है, और यहाँ पे आपको मिलेगा इटली, और जो कुछ हंगरी, ये सब कुछ नाम जो है ये आपको सुनने को मिलेगा यूरोप के राष्ट्रवाद में। बाकी देश जो है वो सब सुनने को नहीं मिलेगा, कुछ देश आपको सुनने को मिलेंगे जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। अगर नक्शे में मैं बात करूं यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में, यूरोप महादेश में कौन कौन से देश आते हैं, तो इधर आप देख लीजिए, फ्रांस के जस्ट बगल में जर्मनी होता है, यहाँ स्पेन है, इधर पोलैंड है ना, यहाँ हमारा यूके है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, और भी अन्य देश, ऑस्ट्रिया है यहाँ पे, ठीक है। ये इटली है, इस तरह से इतना लंबा में इटली फैला हुआ है, ठीक है। तो तमाम चीजें हैं, इसको हम अगर नेक्स्ट देखते हैं, ये सब कल आपको बताया गया ना टॉपिक, ये सब टॉपिक बताया गया है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे जो मेन टॉपिक है हमारा, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसके पीछे में बताया गया है यूरोप में जो उसका हिस्ट्री है उसके बारे में। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे राष्ट्रवाद का प्रारंभिक चरण, जो राष्ट्रवाद हमें पढ़ना है ना। आपको कल बताया गया है राष्ट्रवाद शब्द का मीनिंग। राष्ट्रवाद का मतलब दो शब्दों में तोड़ देंगे इसको, एक राष्ट्र और दूसरा क्या हो जाएगा? राष्ट्र मतलब क्या होता है हमारा? देश होता है, और वाद मतलब क्या होता है हमारा? यानी कि जहां पे देश प्रेम की भावना जागृत होती है उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। जब किसी भी व्यक्ति में, जब किसी भी देश के अंदर लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत होती है तो उसे कहा जाता है राष्ट्रवाद। कि राष्ट्रवाद बढ़ा है, राष्ट्रवाद फैल रहा है। समझ में आ गया बात? चलिए, इसका मतलब देश के प्रति विद्रोह नहीं होता है, देश के खिलाफ नहीं होता है, देश के प्रति समर्पण होता है राष्ट्रवाद का। समझ में आ गया? और जो व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना होती है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। क्या बोलते हैं उसको? जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना होती है उसे बोलते हैं राष्ट्रवादी। और जो राष्ट्रवादी व्यक्ति जो आंदोलन करता है उस आंदोलन को कहते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या बोलते हैं उसको? तो समझ में आ रहा है, सब एक शब्द से मिला जुला होता है। राष्ट्रवाद देश प्रेम की भावना, राष्ट्रवादी जो व्यक्ति में देश प्रेम की भावना हो, राष्ट्रवादी आंदोलन जिन व्यक्तियों ने, राष्ट्रवादियों ने जो आंदोलन किया, जो लड़ाइयां लड़ी, उसे कहा जाता है राष्ट्रवादी आंदोलन। समझ में आ गया बात? अब बात आता है कि आखिर राष्ट्रवाद के जो प्रारंभिक चरण में जो हमें पढ़ने हैं, तो राष्ट्रवाद शब्द का मतलब समझ गए? राष्ट्रवाद क्या है? लिखने आएगा, लिख दीजिएगा। दूसरा हम समझते हैं पुनर्जागरण का। ये आपको आता है पुनर्जागरण। अब जब भी राष्ट्रवाद पढ़ते हैं तो वहां आता है कि राष्ट्रवाद तो पुनर्जागरण काल से शुरू किया। पुनर्जागरण अर्थात कब? तो पुनर्जागरण काल माना जाता है 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच में। और ये पुनर्जागरण का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ जिसको बोल सकते, शाब्दिक अर्थ। किसका शाब्दिक अर्थ? पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ। अगर पुनर्जागरण का कोई शाब्दिक अर्थ पूछे, इस शब्द का अर्थ बताइए, तो पुनर् का मतलब होता है दोबारा, दोबारा माने पुनः, और जागरण का मतलब होता है जागृत आना, जागृति आना उसके अंदर, यानी कि जगना, जगना बोल सकते हैं या जागृत होना बोल सकते हैं। यानी कि दोबारा से किसी आदमी को अगर होश आए,
जैसे आदमी को होता है ना, किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, आंख बंद करके भरोसा करता है, और जब एक बार धोखा खाता है तो उसको अक्ल आ जाता है कि नहीं, हमें उस पर ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा होता है, यानी सेकंड टाइम उसे समझदारी खुलता है। इसी चीज को बोलते हैं पुनर्जागरण, कि अगर एक बार नहीं जगा तो कम से कम दोबारा जग जाओ। यानी अगर अपने अधिकारों को पहली बार में नहीं समझे हो तो दूसरी बार में अपने अधिकारों को समझ जाओ, और यही चीज को बोलते हैं पुनर्जागरण। तो ये पुनर्जागरण जो शब्द आया ना, ये आया पश्चिमी देशों से। कहां से आया? पश्चिमी देशों का मतलब होता है यूरोप। कौन? यूरोप। पूरब में हमारा एशिया महादेश है, पश्चिम में यूरोप महादेश है। तो इसीलिए कहा जाता है वेस्टर्न कल्चर। क्या सुने हैं? वेस्टर्न कल्चर है पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम के देश। तो समझिएगा, जहां भी शब्द है पश्चिम के देश, वेस्टर्न कल्चर, तो आप समझिए कि इसका मतलब ये लोग कहाँ का बात कर रहा है? यूरोप के बात कर रहा है, उधर के लोगों का कल्चर के बात कर रहा है, उधर के बारे में बात कर रहा है। तो ये पुनर्जागरण शब्द जो आया, यह यूरोप के देशों से आया। हुआ क्या कि वहां के देशों में कई समय तक कई तरह की दिक्कतें चल रही थी। तो दिक्कतें का मतलब रूढ़िवादी परंपराएं चल रही थी। रूढ़िवादी परंपरा मतलब पुराना विश्वास, पुराना मत। वहां के लोगों के बारे में कहानी छोटा सा बता देता हूँ। आपको मालूम है, अभी आपसे कोई बोले कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर कोई बोले कि नहीं, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य परिक्रमा करता है, तो ये आप विरोध करेंगे अभी। लेकिन सोचिए कि जो यूरोप के समय में पहले कई हमारे वैज्ञानिक यह बोलते रहे कि सूर्य स्थिर है और उसके चारों ओर क्या लगा रहा है? पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। और इस बात के लिए रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोगों ने इनको सजा दिया। कोपरनिकस और ब्रूनो को प्रताड़ित किया गया इस बात के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर। वहां के जो पुराने सोच के लोग थे, कहे कि तुम बहुत होशियार हो गए हो, गलत बात तुम बोल रहे हो, और इस बात को साबित करो, नहीं तो इनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिला। यहाँ तक कि कई लोगों को जिंदा जला दिया गया, कई लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि उनकी जो धार्मिक मान्यता थी उसके खिलाफ आवाज उठाया। और धर्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कोई छोड़ता ऐसे नहीं है, क्योंकि सबसे रूढ़िवादी लोगों को सबसे बड़ा लगता है कि नहीं, धर्म ही सर्वोपरि है, धर्म ही सबसे बड़ा है, इसके ऊपर साइंस नहीं है, ऐसे लोग मानते हैं। और इसी का शिकार हुए हमारे कोपरनिकस, ब्रूनो। गैलीलियो भी फजीहत में पढ़ने वाले थे, लेकिन गैलीलियो ने कोर्ट के समझ जाके पलट गए, बोले कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तब जाके उन्होंने खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किया और अंतरिक्ष के बारे में, कई ग्रह नक्षत्रों के बारे में विस्तृत रूप से बताया, और तब से हमारी मान्यताएं हुई कि सूर्य स्थिर है और कई ग्रह उसके चक्कर। तो सोचिए, जो पुरानी मान्यता होती है उसके ऊपर उठना, वही कहलाता है पुनर्जागरण काल। यानी जो पहले का जो सोच है उससे ऊपर उठ के बात करनी है। तो ज्ञान विज्ञान बढ़ता है पुनर्जागरण में। जो शोषक होता है, जो शोषण करते रहता है, लोग उससे ऊपर उठता है लोग, और विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं बढ़ती है, नए नए विचारक उत्पन्न होते हैं, नए नए वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, कई नए नए आविष्कार, नए नए भौगोलिक खोज, ये सब होता है कब? पुनर्जागरण में। आपको पता है भारत का खोज हुआ, अमेरिका के खोज हुआ। भारत के खोज करने वाले कौन? कहिया खोज किए? 1498। देखिए तो, क्या इसी बीच के काल का है कि नहीं है? देखिए तो है 1498। अमेरिका का खोज हुआ ना? कब हुआ? 1492। क्या इसी समय का हुआ कि नहीं? बताइए। पुनर्जागरण काल के समय में हुआ। उसी समय दिशा सूचक यंत्र का खोज हुआ, उसी समय कैरावल नामक जहाज भी बना। पता है, पढ़े थे आप क्लास 8 वगैरह में, भौगोलिक खोज है, और 9th में था ना, 9th का फर्स्ट सेक्टर भौगोलिक खोज है, उसे पढ़े थे। सब हो रहा था पुनर्जागरण के अंतर्गत ही हो रहा था। वही सब तो था पुनर्जागरण, जिसमें लोग पुराने विचारों से उठ करके नए विचारों की तरफ बढ़ रहे थे, अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं हो रहे थे, बड़े बड़े नाव बना रहे थे, एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट किया जा रहा था, एक देश दूसरे देश से जुड़ रहे थे। समझ में आ गई बात है कि नहीं? तो पुनर्जागरण काल समझ में आया क्या हुआ था? लोगों में
जागृति आई थी लोगों में। कोई गुलाम जिसको बना रखा था उसके खिलाफ भी लोग आवाज उठाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब बुद्धि आदमी के पास होता है, ज्ञान जब बढ़ता है, तो वह गुलाम फिर नहीं रहना चाहता है। समझ में आ गई बात है? चलिए, तो ये पुनर्जागरण काल है। अब आते हैं, हम आगे बात करते हैं फ्रांस की। कहिया हुआ? 1789 ईस्वी में हुआ ना। ऐसे 1789 तो है ही, और भी इसमें हुआ था, तो फाइनल हुआ है ना। पुनर्जागरण काल में भी हुआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति 1789। फ्रांस की क्रांति यूरोप राष्ट्रवाद के लिए बहुत बड़ा एक हथियार बनता है। अगर फ्रांस की क्रांति ना हुई होती तो शायद पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद इतनी तेजी से फैलता, क्योंकि फ्रांस में जो क्रांति हुई यह यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण था। ऐसे तो था ही, राष्ट्रवाद तो लोगों में भावना था ही, लेकिन जो पूरा खुलेआम लोगों के समक्ष दिखाई दिया, लोगों के अंदर एकदम जागृति जो एकदम जोर शोर से आई कि अबे हमें आजाद हो जाना है, यह कब तय हुआ? फ्रांस की क्रांति के बाद तय हुआ कि अब हमें आजाद होना है, कि जब फ्रांस क्रांति कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और जितने भी यूरोप के देश थे, इटली, जर्मनी, वो सब भी इससे क्या हुआ? प्रभावित हुआ। और वो लोग भी यह सोचने लगा कि नहीं, हमें भी अपने देश के लिए अब आजादी की लड़ाई लड़नी है। और इससे अछूता केवल यूरोप ही नहीं था, एशिया भी इससे अछूता नहीं रहा। यूरोप का प्रभाव एशिया में भी पहुंचा, और एशिया के जो गुलाम देश थे, जो साम्राज्यवाद जिनका यहाँ पर चल रहा था, उन लोगों में भी जन क्रांति हुआ। और यहाँ भी हमारे भारत में भी कहीं न कहीं इसका प्रभाव के कारण इनको आदर्श मान करके, वहां के लोगों के नेताओं को अपना आदर्श मान करके यहाँ के नेता लोग भी क्रांति किया, और तभी जाकर के हमारे देश में भी राष्ट्रवाद की भावना के कारण देश आजाद हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन सबसे पहले कहाँ ये सब प्रभाव देखने को मिलता है? यूरोप में। यूरोप के पहले, सबसे पहले यूरोप के किस देश में? फ्रांस में। समझ में आया? इस कारण से फ्रांस की क्रांति राष्ट्रवाद में एक अहम पहचान रखता है। बिना फ्रांस की क्रांति के हम राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि इस चीज को जन्म देने का सबसे बड़ा काम कौन किया? समझ आया? अब बताते हैं, इसके पहले भी पुनर्जागरण के समय में भी हमारा नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट। नाम सुने? फोटो देख लीजिए, दिखाई दे रहे हैं? यही है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बहुत क्रांतिकारी विचार का था, और इसने, नेपोलियन ने अपने युद्ध अभियान के थ्रू जो भी पुरानी व्यवस्थाएं थी, पुरातन व्यवस्था जिसको कहते हैं, पुरानी व्यवस्था को, पुरातन व्यवस्था में क्या होता था? एक राजा अपने प्रजा पर शासन करता था, और वो मनमतंगी भी करता था, जितना मन उतना सताए, कोई दिक्कत, कोई बोलने वाला नहीं था। शोषण चल रहा था, शोषण। तो जब शोषण चल रहा था तो नेपोलियन ने एक अभियान चलाया और लोगों को जागृत करने का काम किया, और इस समय बहुत हद तक लोगों ने जागृति आई यूरोप में, और कई लोग इसके खिलाफ, जो पुरातन व्यवस्था था इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू भी कर दिया था। लेकिन अब जानते हैं ना, अच्छा आदमी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। टिकता है अच्छा आदमी ज्यादा दिन तक? दुश्मन लोग अच्छे आदमी को दबाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं, साजिश के थ्रू, षड्यंत्र के थ्रू, जैसे भी हो। लोग चाहेगा कि नहीं, पुरानी व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर पुरानी व्यवस्था खत्म हो जाती तो फिर लोग राजा को राजा नहीं समझता, कोई किसी का गुलाम नहीं रहता। और इसीलिए जो पुराने विचार के जो सोच वाले थे, पुरातन व्यवस्था के जो समर्थक थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि नवीन व्यवस्था आए, और बहुत साजिश के तहत नेपोलियन को बर्बाद कर दिया। नेपोलियन पूर्ण रूप से तहस नहस खत्म हो गया। नेपोलियन का जितना भी साम्राज्य बनाया हुआ था, जिस जगह पे जागृति पैदा किए हुए था, वो सब खत्म हो गया। किस व्यवस्था के बाद? हम आगे बढ़े, ठीक है ना। देखिए, नेपोलियन की भूमिका बहुत अहम रहा राष्ट्रवाद को जगाने में, पुनर्जागरण। समझ में आ गया बात है? लेकिन नेपोलियन के पतन होते ही सभी व्यवस्थाएं धराशायी हो गई। अब आइए हम लोग कुछ घटनाक्रम को यहाँ चर्चा करते हैं। तभी हम महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखते हैं कि कौन कौन से घटनाक्रम हुआ है
यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर के अंतर्गत। एक हम पढ़ेंगे वियना सम्मेलन। क्या पढ़ेंगे? ये वियना ये राजधानी है, एक जगह का नाम है वियना। ये कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और वहां पे एक मीटिंग हुआ था, बैठक हुआ था, ठीक है ना। और जब बैठक हुआ कहिए 1815 ईस्वी, उस समय क्या किया गया कि इस जो वियना जो कांग्रेस हुआ उसमें जो पुरातन व्यवस्था थी उसको फिर से लागू कर दिया गया नेपोलियन के पतन के बाद। जैसे नेपोलियन का अंत होता है उसके बाद सभी देश जो बैठ करके, जो प्रतिक्रियावादी देश थे, वो सभी बैठ करके नेपोलियन के बने हुए जितने भी सिद्धांत थे, नेपोलियन के जहां जहां जागृति किया हुआ था सबको तहस नहस कर दिया। जितने छोटे छोटे देश थे उस सबको जो जोड़ रखा था फिर से जुड़ा हुआ देश को क्या कर दिया? तोड़ दिया। नेपोलियन ने जोड़ने का काम किया। और इस वियना सम्मेलन में सभी जुड़े हुए देश छोटे छोटे जगहों को, साम्राज्य को तोड़ने का काम किया गया। और इस काम करने वाला एक नंबर का शातिर बुद्धिमान कौन है? मेटरनिख। कौन है? ये सबसे बड़ा दिमाग लगाया और ये था पुरातन व्यवस्था का समर्थक। कौन था? पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, नेपोलियन के विरोध में था, कि नहीं चाहता था कि नई जागृति लोगों में आए। और इसने वियना सम्मेलन में क्या किया? जितने कराया था नेपोलियन द्वारा सबको तहस नहस। और फिर से जो शुरुआती दौर था, लोग जिस तरह से गुलामी की जिंदगी जी रहे थे उसी तरह से फिर लोग जीने पर मजबूर हो गए। तो उस युग को कहते हैं नेपोलियन युग का अंत, मेटरनिख युग की। तो मेटरनिख युग की शुरुआत किस सम्मेलन के बाद? वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। सो कब हुआ वियना सम्मेलन? 1800। चलिए, तो नेपोलियन युग का अंत समझ गए, मेटरनिख युग की शुरुआत समझ गए। कोई पूछता है कि मेटरनिख युग की शुरुआत किसे कहते हैं? जब मेटरनिख युग की शुरुआत हुई थी कौन सी व्यवस्था लागू हुई? नवीनतम व्यवस्था या पुरातन व्यवस्था? कौन पुरातन व्यवस्था जिसको नेपोलियन ने ध्वस्त कर रखा था? नेपोलियन ने फिर से वही व्यवस्था, यानी नेपोलियन का पूरा किया कराया पानी में नहीं गया। लोग कम से कम जागृत तो हुए ना। एक बार रास्ता दिखा दिया तो रास्ता तो कम से कम मालूम था ना। और तुमको एक बार रास्ता दिखा दे भले असफलता मिले, लेकिन दोबारा तुम जाना चाहोगे ना उस रास्ते पर। लोगों को कम से कम जागृति मिली कि नहीं अगला अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, है ना। एक बार फेल हुए तो क्या, अगला प्रयास करेंगे, पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। देखिए जर्मनी के 39 रियासत था। रियासत जानते किसको बोलते हैं? जैसे कोई एक देश है ना, उसका छोटे छोटे राजा का अधिकार होता है, पता है? छोटे छोटे कई जगहों पर राजा का, उसको क्या बोला जाता है? रियासत। तो जर्मनी के 39 रियासत है। कितने रियासत? और उस पर अधिकार जानते हैं कौन केकर था? बताइए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? वो ऑस्ट्रिया अपने पक्ष में, जो ऑस्ट्रिया के जो समर्थक रहता था उसी को राजा बनाता था उन सब जगह। कुछ कुछ क्षेत्र पर तो खुद अधिकार किया हुआ था, और जहां खुद नहीं शासन कर रहा था वह जर्मनी के उन जगहों पर अपन फेवर वाला राजा को बैठाए रखता था, और जो इसकी बात नहीं मानता था उसके साथ युद्ध करता था। कौन? ऑस्ट्रिया। सोच लीजिए, ये चाहता था ऑस्ट्रिया, इसीलिए हम कल के क्लास में बोले थे कि ऑस्ट्रिया जो है थोड़ा बहुत बदमाशी करता है। नहीं करता है बदमाशी? दूसरे जगह पर जा जाके क्या करता है? कब्जा करता है। जो इसकी बात नहीं मानता है उसको लड़ता है उससे या लड़वाता है। कौन? ऑस्ट्रिया। तो यूरोप में पूरे राष्ट्रवाद के घटनाक्रम में ऑस्ट्रिया आपका एकदम विलेन का रोल में रहेगा। किस रोल में? विलेन का रोल में रहेगा। कई हीरो आएंगे लेकिन ऑस्ट्रिया हटने वाला नहीं है जब तक कि पूरा राष्ट्रवाद फैल न जाए, पूरा एकीकरण ना हो जाए। इटली के एकीकरण में टांग लड़ाएगा और जर्मनी के एकीकरण में भी टांग लड़ाएगा। कौन? ऑस्ट्रिया। समझ में आ रही है बात?
दोनों में विरोधी में यही था। इटली के एकीकरण के भी मेन विरोध के रूप में ऑस्ट्रिया, और जर्मनी के एकीकरण में भी विरोध में ऑस्ट्रिया। हम इसके आगे बात करेंगे, एकीकरण का पढ़ेंगे। तो अभी हम राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, राष्ट्रवाद के टॉपिक को कवर करने के बाद हम इटली के एकीकरण को पढ़ेंगे, और उसके बाद देन जर्मनी का एकीकरण, है ना सब पढ़ना, फिर पोलैंड, बोहेमिया और कोई क्या है। हाँ, तो तमाम चीजें बारे में पढ़े, पोलैंड, बोहेमिया सबके बारे में पढ़ेंगे। एक है बुर्बो राजवंश, ये खानदान है, खानदान वंश पहले चलता था, वंश किसी राजा का वंश चलता था, समझते हैं, राजवंश है, राजा का वंश। राजतंत्र में होता क्या है कि अगर कोई ए शासन करके गया तो उसके बाद कौन शासन करेगा, इसका बेटा, उसका उत्तराधिकारी बी मर गया या बी को मार दिया गया या बी हट गया, गद्दी छोड़ दिया, इसी का खानदान का कोई लड़का शासन करेगा सी, और ये एक ही खानदान का व्यक्ति शासन करते आया था। अब भारत में भी पढ़े होंगे गुलाम वंश, नहीं पढ़े हैं? आप पढ़े होंगे बाबर का खानदान, मुगल वंश, नहीं पढ़े? ये सभी तो राजवंश ही तो था, मुगल राजवंश। मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद और अकबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, पढ़े ना? ये सब केकर खानदान? मुगल के, गूगल के नहीं, मुगल के, मुगल समझ। तो यहाँ पर एक राजवंश का नाम इंडिया में जान रहे होंगे, मुगल राजवंश, है ना? इसी तरह से गुलाम वंश, कई वंश यहाँ भी रहे हैं, उसी तरह से वहां एक कौन था वंश, बुर्बो राजवंश। उस बुर्बो राजवंश जो था यही प्रतिक्रियावादी था, मेटरनिख। मेटरनिख उसी वंश का था ना? किस वंश का? याद रखिएगा, ये वंश पूछता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। मेटरनिख देख लीजिए, फोटो देख रहे हैं मेटरनिख के? देख, अब आगे क्या है यहाँ, 1848 की फ्रांस क्रांति, 1830 में भी हुआ था। कहिया में था? 1848 में भी हुआ, ठीक ना? कौन सा क्रांति? हाँ, लेकिन फाइनल क्रांति कहिया हुआ? 1840। लुई फिलिप गद्दी छोड़ के भाग जाता है, कहा? ससुराल नहीं। चलिए आइए थोड़ा सा इसमें हम समझते हैं 1848 की क्रांति के पहले का घटनाक्रम, जिसमें पढ़ते हैं लुई 16वां के बारे में। लुई 16वां का नाम जानते हैं? 9th क्लास में पढ़ना है, फ्रांस की क्रांति। अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए, फ्रांस की क्रांति, क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर पलटिएगा। अब तो कहिए कि सर 9th में तो ध्यान ना, कहीं बोर्ड एग्जाम नहीं था तो आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं कि क्या जरूरत है। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी पढ़ाई आपको जब पढ़ाया जा रहा है उसको सीरियसली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से को रिलेटेड आपको आगे की पढ़ाई होती है। अब जब उस समय पढ़ाया जाता है तो उस बच्चे की तरह लोग सुनता है क्लास में, है ना? और बाद में जब पूछा जाता है सवाल पूछा जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है। और सब बचने का सबसे अच्छा उपाय होता है, कह दीजिए सर जी के पढ़ाने नहीं आता था। नहीं, हम एकदम तेज थे सर, लेकिन हमारे मास्टर जो था ना, अबे नहीं करता था उसको पढ़ा। ये नहीं कहेगा हम क्लास में बेंच में माथा सटा के सुता थे, यहाँ से नहीं लौक रहा है जी। हाँ, तो मजा मार रहा है बेंच में मुड़ी सटा के। बताओ, सोना था तो चल जाओ, बगल में एसी रूम है, एकदम बढ़िया नींद आएगा एकदम। नहीं, इन्हें क्या सो रहे हो? ठीक है, पढ़ने आए हो पढ़ लो, इतना देर बताओ। अब यहाँ पे ये हालत है तो घर पे कितना देरी पढ़ता होगा ये लोग। अब वो मोबाइल के जमाना में, वो इंस्टाग्राम रील के जमाना में, एक नचनिया देखा फिर दूसरा नचनिया, फिर तीसरा नचनिया। नचनिया की कमी नहीं है अब, है कि नहीं? यहाँ पर यही आ रही, लुई फिलिप का नाम सुन रहा है, मेटरनिख का नाम सुन रहा है, ये सब हीरो है उस जमाने का। अब लग रहा है कि सर जी तो ये कथा सुना रहा है, लास्ट में बोले खाली सत्यनारायण भगवान की प्रसादी बांटा, प्रसादी।
चनामरी तो देखा ही चनामरी तो बांटे वाला है ना। ये कलछुल से परोसल जाएगा चनामरी। हंस रहे सुतल है का तो टेस्टवा में नहीं आया ना, टेस्टवा देगा ना, बड़वा नहीं आएगा तो फिर बताते हैं तुमको। क्लास में झुकनी मारो तो अभी पूछ देंगे पुनर्जागरण काल कौन शताब्दी से कौन शताब्दी तक अंगी छूट जाए, कौन शताब्दी से कौन शताब्दी जी बोलो। खड़ा खड़ा आगे खड़ा हो, अगर टीली माना हो चलो बताओ पुनर्जागरण काल कौन शताब्दी से कौन शताब्दी। हाँ बैठो 14 से 15 11 12 बोल देता। चलो ठीक है अब सुनो जी लुई 16वां जाके इसके बारे में विस्तृत पढ़ना है। क्लास 9 के बारे में 9 का चैप्टर बता दिए, रेफरेंस दे दिए। क्लास 9 में बहुत बढ़िया से फ्रांस की क्रांति का पूरा इतिहास है, वहां पढ़ लीजिए। जो पढ़े होंगे उनको याद दिला दो। लुई 16वां फ्रांस का एक शासक था, थोड़ा एकदम लिच्चर टाइप के बोल सकते हैं, मतलब काम धंधा करने वाला नहीं, वो अपना कर्तव्य को बढ़िया से निर्वहन नहीं करता था। फ्रांस का हालत एकदम तहस नहस कर दिया था। ये नहीं किया था, नहीं बोलते जो अपन पत्नी के फेर में रहता है वो बर्बाद होता है, सुने हैं? yes, हाँ निमन निमन के बर्बाद कर दिया है। वैसे उसकी पत्नी थी कौन? मेरी अंत्यो एक नंबर अय्यास, सुने होंगे लड़का अय्यास रहता है, लड़की अय्यास। उसकी पत्नी एकदम अय्यास थी। अय्यास का बोले खर्चीला, खाली शौक मौज करने वाली, पति के साथ दोस्तों के साथ मिलकर शराब वाइन जाम पर जाम टकरावे वाला नचनिया एकदम नाच रहे राज दरबार में। मतलब उसको जनता से कोई मतलब नहीं है कि फ्रांस की जनता कैसन है, कहाँ से उसको रोजी रोटी मिले, बस राजा अपना मगन रहता था अपने राज दरबार में ऐशो आराम की जिंदगी जीने में। समझ में आ गया? जनता का ना तो सुख दुख समझता था न कुछ। और उसकी पत्नी भी मिली उसमें, जैसा राजा वैसा नौकर रानी, ठीक है, सलाहकार भी हो सकते। और साथ में साथ जो उसके दरबार में होने वाले जो सलाहकार होते थे ना, और भी रहते हैं ना, राजा रानी के अलावा और भी होते हैं, मंत्री संतरी होते हैं, उस सबको पैरवी करके, पैरवी पत्नी जो थी मेरी अंत्योनेत राज दरबार में रख लेती कि तुम भी हमारा रिश्तेदार है, मौसा का लड़का है, कोई फूफा का लड़का है, देखिए ना वो हमारे सहेली के भाई है, उसको रख लीजिए। ऐसा करवा करवा के मेरी अंत्योनेत अपने राज दरबार में पूरा भर लेती। और उसको कोई लोग बुद्धि नहीं था राजपाट चलाने का, तब पर भी खाली कि हमारे रिश्तेदार है तो फलाना है तो मेरे मित्र है, मेरे साथ नाच गाना करता है, तो उसको रख लीजिए राज दरबार। और सैलरी बहुत बड़ा का सैलरी, काम कुछ ना, सैलरी लोग को बहुत ज्यादा। केकर कहल पर? मेरी अंजनेत के सिफारिश पर। कौन दिया? लुई 16वां। लुई 16वां भी अवसर, मेरी अंजनेत भी अवसर। देश की आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो गया, देश की जनता त्राहिमाम करने लगा। तब जाकर के जनता को लगा कि ये लोग रहेगा तो अपने मरेगा, हम लोग को भी जीने। और इस राजा के खिलाफ सब इसका रंग ढंग देख रहा था वहां की जनता, इसके खिलाफ आवाज उठाना। और तब जाकर के फ्रांस में क्रांति का बीजारोपण चालू हुआ, तेज हुआ। उसके बाद लुई 18 भी वहां का शासक बना। ये जो था ये थोड़ा सा होशियार टाइप का था, इसलिए होशियार था कि 16 की गलती को इसने समझा कि अगर हम भी उसके रास्ते पे चलेंगे तो जनता हमको भी नहीं छोड़ेगा। ये सोचा कि चलो दोनों को मिला के चल। लुई 18 जो था ये दोनों को मिला के चला, मतलब राजशाही लोगों को, स्वर्णिम लोगों को और गरीब लोगों को, मजदूर वर्ग को। पता है ना आपको? दो वर्ग पता है ना, दो वर्ग की वर्ग संघर्ष पता है ना, एक शासक वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। तो यहाँ पे इसने बीच का मध्यम मार्ग लेके चला कि दोनों को देखते हैं, मैनेज करके चलते हैं। इसने तो वहां की परिस्थितियों को समझा और मध्यम मार्ग पे चलना शुरू किया कि ताकि दोनों को क्या हो जाए, खुश हो जाए। लेकिन ये हुआ कोई नहीं। अंततः एक आध घटना घटती है और 1830 में क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है। ये आप पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तृत रूप से, फ्रांस की क्रांति पूरा पढ़ लीजिएगा। नहीं अब देखिए एक बनता है इसके बाद, लुई 18 के बाद वहां का एक राजा बनता है। कौन? लुई फिलिप, जिसके शासन काल में 1848 की क्या होती है, क्रांति होती है। अब कोई पूछेगा कि फ्रांस की 1848 की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? लुई फिलिप था। कौन था? वो तो राजा था, लेकिन उसने एक प्रधानमंत्री बना रखा था जिसका नाम क्या था? गलत। कहाँ काउंट का रूल में चल गया जी? गीजो।
हाँ गीजो। हाँ गीजो को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। क्या बनाया था? कौन? लुई फिलिप। लुई फिलिप किसको प्रधानमंत्री बनाया? गीजो को। किसको बनाया? गीजो को। लुई फिलिप जो था वह महत्वाकांक्षी था। समझ रहे हैं? क्या था? महत्वाकांक्षी का मतलब होता है बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रखना, माने बहुत ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा रखना कि हमें सब हमरे मिल जाए। नहीं कोई सोचता है कि हम ही को सब हो जाता, या ऐसा व्यक्ति होता है जो चाहता है कि हम सबको खुश कर दें। ऐसा चाहता है ना कि सब हमसे खुश रहे, कोई भी हमसे दुखी। तो इसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी। क्या बोलते हैं इसको? महत्वाकांक्षी। तो लुई फिलिप जो था वह महत्वाकांक्षी था। ये चाहता था कि जो भी हमारा वर्ग है, चाहे वो शासक वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, यानी राजा हो या चाहे गुलाम, अपर लेवल का अमीर हो या गरीब हो, सब हमसे क्या रहे? खुश रहे। चाहे कोई राजा हो या मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, सब हमसे क्या रहे? खुश रहे। ये चाहता था कौन? लुई फिलिप। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? इसी कारण क्या किया, चाहता तो था, ठीक आदमी था, चाहिए भी, लेकिन उसने एक प्रधान